ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारियों से लाखों रुपए की लूट की। साथ ही बात होगी देवरिया की, जहां मानक विहीन प्राइवेट विद्यालय नन्हे छात्रों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ में 30 नवंबर 2025 को घायल गौ तस्कर का दूसरा साथी, जो पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद मौके से फरार हो गया था, अपने आप को रोड हादसे में घायल बताकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा था। उसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने दी। ये कंदरापुर थाने में एक ट्रक में गोवंश के परिवहन की सूचना मिली थी। उस सूचना पर पुलिस की टीम उस ट्रक का जब पीछा करना शुरू किया तो उसको कवर देते हुए एक डस्टर गाड़ी थी, जिसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। उसके बाद जो गाड़ी थी वो पुलिस को चकमा देते हुए वहां से गायब हो गई थी। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक को बरामद कर लिया था। उसके बाद एक जो व्यक्ति है, उसकी तरफ से किसी अन्य ने सूचना दिया कि वो घायल अवस्था में पड़ा है। वहां पर जब हाईवे कर्मी पहुंचे तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा टायर बस्ट हो गया है और एक्सीडेंट से मुझे चोट लगी है। यही सूचना उसने मौके पर पहुंची 112 पुलिस की टीम और जो एम्बुलेंस के कर्मी हैं उनको ये सूचना उन्होंने दिया। वहां से पुलिस और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुंचाया। एम्बुलेंस कर्मियों को रास्ते में भी उसने एक्सीडेंट से अपनी घायल होने की सूचना दी। क्योंकि ये चीज़ें विरोधाभासी प्रतीत हो रही थी और इसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें नज़र आ रही थी, इसलिए थानाध्यक्ष जो है उसको तलाश करते हुए अस्पताल पहुंचे और वहां पे उन्होंने ये पूछा कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर एम्बुलेंस द्वारा कोई व्यक्ति भर्ती हुआ है। संभवतः इसी में जो है ये कन्फ्यूजन हुआ, जबकि पुलिस ने जब उससे सख्ती से कड़ाई से पूछताछ की तब उसने ये सारी कहानी बताई कि वो किस तरह से उसको रेकी करते हुए कवर फायर कर रहा था और उसको गोली लगी है, गोली लगने से वो घायल हुआ है। पुलिस ने विधिवत तरीके से उसका मेडिकल कराया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में जो भी बातें जिन कर्मियों को बताई गई थी, उनके कुछ वीडियो, ऑडियो और कॉल के ऑडियो, इस तरह के कुछ साक्ष्य हैं जो पुलिस के पास इस पूरी कहानी को सच्चाई निकालने में भी मददगार साबित हुए और साक्ष्य के तौर पे भी पुलिस के पास मौजूद हैं जो विवेचना में काम आएंगे। अब घायल की हालत कैसी है? घायल की हालत गंभीर जरूर है लेकिन स्थिर है। अभी डॉक्टरों ने बताया कि उपचार चल रहा है। सर, एक वीडियो जो उसका अपराधी का था, उसमें वो बता रहा था कि उसका टायर फटने से एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो इसकी जांच किस तरीके से पुलिस ने की? कुछ प्राइवेट लोगों ने भी और कुछ पुलिसकर्मियों ने भी शुरुआत में जब ये गुमराह कर रहा था उस समय कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिसमें इसके द्वारा गुमराह करते हुए बताया जा रहा है कि मेरा टायर बस्ट होने की वजह से मैं एक्सीडेंट में मुझे ये चोट आई है। बाद में जब उससे पूछताछ की गई कि उसने गुमराह करने का प्रयास क्यों किया, तो उसमें उसने स्पष्ट बताया कि वो चूंकि गाड़ी को कवर कर रहा था, रेकी कर रहा था और इसी दौरान उसके और उसके साथियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस समय उसका कहना है कि उसे ये नहीं पता था कि किसी व्यक्ति या पुलिस को गोली लगी है अथवा नहीं लगी है, और साथ ही गोकशी के साथियों को कवर फायर देने के आरोप से वो बचना चाह रहा था। इसलिए उसका प्रयास था किसी तरह से वो भ्रमित करके और यहाँ से अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था करा के और उसके बाद सुरक्षित किसी दूसरे सेंटर में इलाज के लिए निकल जाए और इन आरोपों से और ये जो उसकी संलिप्तता थी, इनसे वो बच पाए। इसके लिए उसने बताया कि उसने ऐसा प्रयास किया था। तो सर, इसका मतलब कि जो डॉक्टर का बयान जो था, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हुई क्या, कि उसने आके एक्सीडेंट बताया था और डॉक्टर्स को लगा कि फायर इंजरी है? देखिए, उसको अस्पताल में 112 और जो एम्बुलेंस कर्मी मौके पे पहुंचे थे उसकी मदद से उसको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया था। उसको किसी भी पुलिसकर्मी ने उसको भेजा जरूर था एम्बुलेंस से, लेकिन भर्ती कराते समय उसके साथ पुलिसकर्मी नहीं थे। वहाँ पे एम्बुलेंस कर्मियों को उसने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया और जितनी कहानी में कन्फ्यूजन था
इसको दूर करने के लिए जब थानाध्यक्ष वहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने पूछताछ में कि एक व्यक्ति रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर भर्ती हुआ है। ये पूछने से संभवतः जो डॉक्टर हैं उनको कुछ कंफ्यूजन हुआ है, इसी वजह से ये सारी उसके साथ कुल कितने लोग सवार? जो उसने बताया है 5-6 और लोगों के नाम उसने बताया है। कुछ लोग उसके साथ डस्टर गाड़ी में थे जो अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ कर रहे थे। पीछे भी उसके कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने भी फायरिंग की है। और कुछ लोग जो है वो ड्राइवर सहित ट्रक में सवार थे जो गोवंश का परिवहन कर रहे थे, जो बरामद किया गया। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर किसी महिला का फोटो वीडियो वायरल करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी दी। सर जीएलपुर थाना क्षेत्र में सर फेक आईडी बनाकर सर फोटो वायरल करने का सर 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। सर क्या है पूरा मामला सर? देखिए, एक थाना जीएलपुर की एक महिला थी जिसने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी क्रिएट करके उसकी अश्लील वीडियो वायरल की जा रही है। इस सूचना पर हमारी साइबर सेल टीम द्वारा तत्काल रूप से संज्ञान लेकर काम किया जा रहा था। इसमें लगातार इसको आईडी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही थी और इसको हमारी टीम ने आज ट्रैक करके 2 व्यक्तियों के नाम इसमें आए हैं, अभिषेक गिरी और आशीष गिरी। इनके द्वारा अपने मोबाइल से फेक आईडी बनाकर इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही थी। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसकी मैंने न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इनसे जो इनिशियल पूछताछ है उसमें ये बताया है कि ये लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे और लड़की पारिवारिक कारण एवं अपने पर्सनल कारणों से उसे शादी नहीं करना चाहती थी। ये लड़के जो है लड़की पर दबाव बना रहे थे जबरदस्ती शादी करने का। उस कारण उनको बदनाम करने के लिए इस लड़के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां साइबर फ्रॉड की 6,50,000 की धनराशि पुलिस द्वारा सकुशल वसूली कर पीड़ित को वापस कराई गई। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने जानकारी दी। हाँ सर, एक साइबर का मामला फिर आया, 6.5 लाख का ठगी। सर क्या है पूरा मामला? एक शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से कि एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि जब वो अपना पासबुक अपडेट कराने गए तो बैंक ने बताया कि आपके खाते से कई दिनों में पैसा निकाला जा चुका है, इस समय खाते में पैसा है नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पैसा नहीं निकाला अपना। फिर इस बात पे साइबर सेल को, आजमगढ़ की जो साइबर सेल है उसको मैटर जांच के लिए भेजा गया था। तो जब बैंक को ये ज्ञात हुआ कि अब साइबर सेल में शिकायत हो गई है तो उन्होंने फिर उसमें जो पैसे निकाले गए थे वो वापस कराए और विस्तृत जांच के लिए उन्होंने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है कि पैसे किसने निकाले और किस तरीके से निकाले गए। साइबर सेल को ये बताया गया है कि ये भी जांच करें कि क्या उक्त बैंक में और लोगों के साथ भी ऐसी धोखाधड़ी हुई है कि जो लोग अपना खाता लगातार नहीं देख रहे थे उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए, और अगर है इसमें तो जांच करके उसमें अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर ये कौन लोग पैसा नहीं, बैंक वाले थे या कोई और? ये जांच में ही पता चलेगा पैसा किसने निकाला था, पर प्रथम दृष्टया इसमें बैंक कर्मियों की सहभागिता लगती है। लगातार सर साइबर सेल इस पे काम करता है लेकिन लगाम नहीं लग पाती, आखिर क्या कारण है सर? उसमें जैसे मेन कारण उसका ये है कि जागरूकता का अभाव है लोगों में। जैसे इस वर्तमान पीड़ित जो हम लोग के साथ ही खड़े हैं, अब इन्होंने कई लगभग साल भर अपना खाता ही नहीं चेक किया, तो समय समय पर अपना खाता अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक कर्मी भी कभी कभी आपराधिक संलिप्तता में आ जाते हैं और फिर उसके साथ पैसा निकालने का और पैसा ट्रांसफ़र करने का खतरा बना रहता है। इसलिए अपना खाता समय समय पर चेक करना चाहिए और बैंक भी इसमें बताती है कि आप कुछ ट्रांजैक्शन करते रहिए, नहीं तो खाता नॉन ऑपरेटिव हो जाता। तो यही जन सामान्य को यही बताना है कि जो भी आपका अकाउंट है उसको समय समय पर चेक करते रहें। और अगर कोई उसमें आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, साइबर सेल जा सकते हैं और साइबर थाने जा सकते हैं। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी सुभाष रस्तोगी से तमंचे के बल पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सुभाष रस्तोगी अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी दो बाइक पर आए 6 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें पीछे से धक्का देकर गिरा दिया और बैग लूटकर फरार हो गए। उनके बैग में 27,000 रुपए नगद और 8 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात थे। लूटपाट देख व्यापारी की मदद को पहुंचे कुड़का निवासी शेर सिंह को भी बदमाशों ने पीटा। घटना के बाद हवाई फायरिंग की गई और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कई प्राइवेट स्कूल अपनी लापरवाही और नियमों की अनदेखी से नन्हे छात्रों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मीडिया के खुफिया कैमरों में इंडो जर्मन इंग्लिश स्कूल बनकटा के एक बुलेरो वाहन में 22 बच्चों और SVM पब्लिक स्कूल पत्थरदेवा के एक टेम्पो में 20 बच्चों की क्षमता से कई गुना अधिक सवार कर ले जाते हुए कैद किया गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारी बच्चों की सुरक्षा के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाते। वहीं जिले का RTO विभाग नियमों की अवहेलना कर दौड़ने वाले वाहनों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे गैर मानक और बिना मान्यता वाले स्कूलों में शिक्षा देने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, जिससे सवाल उठता है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। इमरजेंसी में यदि कुछ दुर्घटना हो जाए, किसी बच्चे की कैजुअल्टी हो जाए तो कौन होगा जिम्मेदार? ले जाना, दूर ले जाना नहीं है, ज्यादा दूर नहीं, अगले गांव यही तो यही बगल गाँव छोड़ना है। बहुत इमरजेंसी में आए हैं, उस तरह से नहीं आए। नहीं, अब ठीक है, लेकिन इतना बच्चों को 20-22 बच्चों को भर लिए हैं। मान इसके पहले 20 गिना गया, 2-4 और बच्चे बढ़ गए, सब 23-24 बच्चे ले रहे टेम्पू में। आज के दिन माफ करी, कई बात देखा तो कहो। आज की बात सीट है उतना बैठने का, बच्चे खड़े हैं मैडम। सर जी आज की बात वैन जो चलाते हैं नहीं बता रही हूँ कि GI में लखनऊ है, नहीं तो बात कर लीजिए, नंबर वहाँ पे है। ठीक है मैडम। मजबूरी है, सीरियस तबीयत खराब है, इमरजेंसी, इसीलिए इनको कहा गया। मारुति वैन खड़ी है, उसी से जाते आते। ठीक है, लेकिन कल मतलब आप ले आते हैं, ठीक है, लेकिन 22 को 24 बच्चे नहीं ले जाएंगे। ले जाते हैं, आज इमरजेंसी के लिए ले जा रहे हैं, वो PGI रोड पर चलते हैं हम। ठीक है, लेकिन इतना बच्चों को नहीं भरना चाहिए, सवारी भर लेते उतना। आज के दिन माफ करिए, कोई बात देखा तो कहो। देवरिया से सीनियर संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारत निर्वाचन आयोग डबल वोट वाले मतदाताओं के वोट काटने से रोकने के लिए पुनरीक्षण कार्य चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, नगरीय क्षेत्र में कुछ लोग अपने वोट फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका वोट आसपास के गांव में है। उन्होंने चेताया कि निर्धारित तिथि तक फॉर्म न जमा करने पर वोट स्वतः रद्द हो जाएगा और डबल वोट पाए जाने पर मुकदमा और सजा भी हो सकती है। इसलिए जनता से अपील की गई है कि वे अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर अपने वोट का सही जानकारी सुनिश्चित करें और पुनरीक्षण में सहयोग दें। ये लोग साथ बैठक की क्या दिशा निर्देश? देखिए, पूरे जनपद में SIR का काम बहुत बढ़िया से गुणवत्तापूर्वक किया जा रहा है। कल हम लोग शाम में रिव्यू किए तो नगरीय क्षेत्र में कुछ प्रगति कमज़ोर थी, तो उसी बूथों के सारे BLOs और सुपरवाइज़र का ARO का क्या जानने की कोशिश के क्रम में आज हम लोग बैठक किए कि आखिर क्यों प्रोग्रेस कम है। जब एक एक करके उनकी समीक्षा की गई तो पता चला कि नगरीय क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अनट्रेसेबल हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके गांव में वोट हैं और होल्ड किए हुए हैं, फॉर्म अपना जमा नहीं कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कोई शायद दोनों जगह हमारा वोटर लिस्ट में नाम बने रह सकता है। तो उस सब में क्लेरिफाई किया गया कि जो जिस ज्यूरिडिक्शनल एरिया में रह रहा है वहाँ उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। यदि कोई जमा नहीं कर रहा है तो उसका भी नाम कटेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है कि उसमें लिखा जा सकता है कि रिफ्यूज़ कर दिया, उसने फॉर्म जमा करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो जो डेड हैं, शिफ्टेड हैं, अनट्रेसेबल हैं, एब्सेंट हैं, डुप्लीकेट हैं या शिफ्टेड हैं, उन सबकी सूची फाइनलाइज करते हुए होल्ड न करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो भी है जैसी स्थिति है उसमें अपना आगे बढ़ना है ताकि प्रगति हो सके। और सभी नागरिकों से भी आह्वान है कि मन में ये भ्रम न रखें कि हम शहर और देहात दोनों जगह अपना किन्हीं कारणों से वोटर लिस्ट में नाम रख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में SCI का जो सॉफ्टवेयर है, कहीं भी हम वोटर लिस्ट में नाम रखेंगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 2 जगह नहीं हो सकता है, 2 जगह गणना पत्र भी ना भरें, क्योंकि ये
ऑफेंस के रूप में है, इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है, जेल की भी सजा हो सकती है। इसलिए सभी से आह्वान है कि अपना फॉर्म भर कर दें और एक ही गणना प्रपत्र दें। कहीं भी कोई कंफ्यूजन किसी को हो, बीएलओ, सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, डिप्टी डीईओ से संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत ऐसे मतदाता जो रुचि नहीं ले रहे हैं, दोनों जगह आप बता रहे हैं कि वोट रखना चाह रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो रुचि नहीं ले रहे हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कारण है, और कारण दो जगह बनाए रखने की है। तो स्थानीय ग्राम प्रधान से, कोटेदार से, सभासद से, सभी बीएलओ और अन्य सरकारी गैर सरकारी लोगों के सहयोग से एक्चुअल स्थिति की पता करके यथा योग्य निर्णय उसमें ले लिया जाएगा। या तो उनका नाम दर्ज होगा या फिर एएसडी में उन्हें शामिल किया जाएगा। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि पतंग की दुकानों पर चाइनीज मांझा पाया गया तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई उस युवक की घटना के बाद और भी जरूरी हो गई जिसकी गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई थी। हालांकि गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। इससे पहले भी कई लोग इस खतरनाक मांझे से घायल हो चुके हैं। बसंत पंचमी के नजदीक आते ही दुकानदार भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जमा कर रहे हैं। ये मांझा इतना खतरनाक है कि पतंग कटने के बाद सड़कों और छतों पर लोगों के शरीर में फंसकर गंभीर चोटें कर देता है और पक्षियों के पंख भी कट जाते हैं। रविवार सुबह पांचाल घाट स्थित मैदान पर करीब 15-20 युवक पतंगबाजी करने पहुंचे, जिन्हें वहां से पांचाल घाट चौकी इंचार्ज ने चेतावनी देकर भगा दिया। शाम के समय अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और पतंगबाजी होते देख घेराबंदी कर 10 से अधिक सूटकेस में भरा मांझा और सैकड़ों पतंगे जब्त कर ली। पुलिस ने चेतावनी दी कि मांझा बेचने वालों पर कड़ी नजर बनी हुई है और यदि कोई इस तरह की सूचना मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है उसमें सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। पहले तो सबसे अपील मेरी यही है कि चाइनीज़ मांझा अगर कहीं बिकता है तो उसको अवॉइड करें, नॉर्मल धागा यूज़ करें पतंग उड़ाने के लिए। ये आपके लिए और सभी के लिए हित में होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर किसी के पास में जानकारी है कि कहाँ पे चाइनीज़ मांझा बिक रहा है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि उस पर तुरंत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। पुलिस के साइड से ये हर जगह से पता लगाया जा रहा है और सामान सीज भी किया जाएगा। अगर कहीं पे चाइनीज़ मांझा मिलता है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, मुकदमा लिख करके उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस चीज़ से सतर्क रहें, सावधान रहें और लोगों की हित के बारे में भी सोचें। त्यौहार को मनाते टाइम कोई भी सूचना मिलती है पुलिस को ज़रूर दें, चाइनीज़ मांझा अवॉइड करें। और मैं ये सभी को बताना चाहूँगी कि पुलिस सक्रियता से इसमें लगी हुई है। कहीं पे भी अगर मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, पांचाल घाट पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पतंग उड़ाते हैं, कल वहाँ पे कार्रवाई की गई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पांचाल घाट में एक बड़ा मैदान है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और पतंग उड़ाते हैं। वहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए पहले भी मना किया गया है। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के गले में थोड़ी चोट आई थी एक धागे से, जो कि चाइनीज़ मांझा नहीं था। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पे थे उनका सामान पुलिस ने सारा सीज कर लिया है और वहाँ पे लोग जो थे उनको चेतावनी दी गई कि आगे से वहाँ पे पतंग ना उड़ाएं और अगर उड़ाते हुए मिल गए वहाँ पे तो उसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अगर चाइना मांझा बड़ा स्तर पर पकड़ा जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, अगर चाइनीज़ मांझा मिलता है तो उसमें आगे एफआईआर लिखी जाएगी सुसंगत धाराओं में और आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो कि विधिक पूरी कार्रवाई होगी। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरी ने मंगलवार को पुलिस महकमे का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण कर जवानों की तैयारियों, अनुशासन और परेड मानकों की समीक्षा की। इसके बाद प्रशिक्षण केंद्र, फायरिंग रेंज, हॉस्टल, ड्रिल ग्राउंड और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की और अधिकारियों को परीक्षण में कोताही न बरतने तथा जवानों का कौशल उच्च स्तर का बनाए रखने के निर्देश दिए। आईजी कुलहरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों की शिकायतें सुनकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और कार्यलीन कार्यप्रणाली, लंबित मामले, महिला सहायता डेस्क और शिकायत
निवारण प्रणाली का जायजा लिया। इसके बाद तालबेहट कोतवाली का निरीक्षण कर भवन, मालखाना, हवालात, रिकॉर्ड रूम, बीट व्यवस्था और अपराध नियंत्रण दस्तावेजों की तकनीक की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को सक्रिय अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, गश्त मजबूत करने और जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये बेसिकली रेंज का एनुअल इंस्पेक्शन है, वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। इसमें पुलिस लाइन का सुबह जो है परेड कराया गया और उसके बाद में आरटीसी जो है उसको भी चेक करा गया। आरटीसी में जो हमारे यहाँ पे प्रशिक्षु आए हुए हैं उनके परीक्षण की भी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है उनको भी चेक किया गया। और उसके बाद में जो है यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो रहा था पुलिस लाइन में उसको देखा गया और बलवा रोकथाम ड्रिल को भी जो है चेक किया गया है। इसमें एसओस की क्या भूमिका है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद में जो है अभी आज जन सुनवाई जो है एसपी ऑफिस में बैठ करके जन सुनवाई कर रहे हैं। अभी जनता को सुनने के बाद में जो है कोतवाली थाने का निरीक्षण है और उसके बाद में जो है ऑफिस का निरीक्षण अभी हम कर लेंगे और उसके बाद में तालबेहट थाने के, आज 2 थाने के निरीक्षण है। तो इस तरह से जो एक वार्षिक निरीक्षण की परंपरा है उत्तर प्रदेश पुलिस में, ट्रेडिशन है लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से, उसको पूरा कर रहे हैं। और अभी जो भी इसमें इंस्पेक्शंस के बाद में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे वो हम आप मीडिया वालों को साथ में साझा कर देंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद की ग्राम पंचायत सक्टू नगला की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले गुलाम नबी पुत्र शमसुद्दीन ने धोखे से बैंक वालों के साथ मिलकर उनकी 5 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। जब महिला और उनके पति ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकी देकर गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला के पति का देहांत हो गया। पीड़ित महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर अधिकारियों के पास गई और गुलाम नबी पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। महिला ने आगे आरोप लगाया कि गुलाम नबी दबंग किस्म का व्यक्ति है और कई लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर चुका है। उन्होंने सरकार से आरोपी की संपत्ति की जांच कराने की मांग भी की। महिला ने बताया कि मुरादाबाद के सभी अधिकारियों को शिकायत पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शाहजहां सक्टू नंगला सर, मेरी जमीन थी 5 बीघे। उस 5 बीघे जमीन गुलाम नबी ने शमसुद्दीन के लड़के ने छीन रखी है और दिखाता है कि मैंने बैंक के द्वारा ली है। हाँ, अब मेरे पास तो कोई कर्जा ही नहीं था, मैंने कोई कर्जा ही नहीं लिया था। मेरे आदमी ने लिया था खाद की दुकान पे, लहसुन की दुकान पे, उन्होंने जमा कर दिया था। इन्होंने घुतेला करके और मेरी जमीन लिखवा ली है। मैं जाती हूँ, मैं गोरखपुर भी चली गई, एक बार मैं लखनऊ चली गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कोई आदमी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं राण बेवा औरत हूँ और अब मेरे बच्चे में जो गाँव से निकाल दिया उनने और मेरे बच्चों पर अब धमकी दे रहा मारने की और भजब फिर रहा, बदमाश लगा रखे उनने। अब मेरे पास 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। सन 27 साल की बात हो गई। जैसे ही कर रहे साहब, कहती हूँ कि मेरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इसकी भी जांच हुई है। ये बदमाश दमक आदमी है ये, उसमें काफी इसके पास 1 बीघा जमीन है और आज इसके पास 300 बीघा जमीन है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और मेरी जमीन की भी जांच होनी चाहिए। मुझे जमीन, मेरा हक मिलना चाहिए। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां एसआईआर वोटर सत्यापन अभियान के दौरान एक ही घर में 42 फर्जी वोटर मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सदर तहसील की पूरन नगर क्षेत्र में किए गए सर्वे के दौरान बीएलओ टीम तब चौंक गई जब उन्होंने पाया कि मतदाता सूची में एक ही पते पर 45 लोगों के नाम दर्ज है, जबकि मौके पर रहने वाले सिर्फ 3 लोग ही मिले। वोटर लिस्ट में हुई इस गंभीर गड़बड़ी के सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। अधिकारियों ने तुरंत पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित बीएलओ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ा डेटा सामने आया है, जिसमें जिले में अब तक के 83.32 डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इस दौरान 2.23 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें स्थायी रूप से शिफ्ट हुए, अनुपस्थित और मतदाता शामिल हैं। क्या नाम है? राजीव त्रिपाठी। राजीव जी, आप एसआईआर सर्वे का काम कर रहे हैं। अभी आप आए थे पूरन नगर में, क्या मिला है आपको? एक पते में क्या मिला है, किस पते पे मिला है? वहाँ एक घर है 57 नंबर, तो वहाँ आदमी ज्यादा है, मिल कम रहे हैं। तो ये वोटर
लगभग 40 के ऊपर होंगे। 40 हाँ। मौके पर कितने लोग हैं? वहाँ पे तो 3 है। 3। अच्छा, अन्य लोग कहाँ हैं इसकी जानकारी नहीं है? अब ये यहाँ पर तो नहीं मिल रहे हैं, आसपास वालों से भी पूछने पर भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हम जान रहे हैं ये कहीं और दर्ज है, दूसरे मोहल्ले के 57 नंबर पे है। ऐसे और भी केस हैं हमारे पास। और भी निकले हैं? हाँ, ऐसे जैसे कि मान लेते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे जो यहाँ का पता मान लिया 65 है, दरियाई खेड़ा गांव बगल में मोहल्ला है, वहाँ के 65 वाले पते पर वो मिल रहा है। मतलब गलत एड्रेस पे लोग। हाँ, तो ये उन्होंने जब हाँ, ये भी हो रहा है। अच्छा, 204 एक पते पे 42 मतलब कि वो वहाँ जब भाई भरे होंगे कभी तो उनका पूरन नगर में भेज दिया उन्होंने, ये होंगे कहीं और के, ये है। उन्नाव के पूरन नगर में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसमें से 45 लोग थे वोटर लिस्ट में, जिसमें से 3 ही मिले। क्या है पूरा मामला? ये जैसे ही संज्ञान में आया है उसमें ईआरओ साहब को निर्देशित किया गया है, ये देख लें। ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे उन्नाव में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स भी काम करने के लिए आते हैं। तो नियमित तौर पे जो लोग भी रहे हैं तो उनका नाम स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान ऐड हुआ होगा। तो लेकिन इसकी सत्यता की जांच के लिए टीमें भेजी गई हैं, जैसे कुछ आता है तो आगे और आपके माध्यम से क्लियर कर दूंगा इसको। जो है SIR के दौरान जो हमारी प्रक्रिया जो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक थी, अब 1 सप्ताह का समय माननीय आयोग ने बढ़ा दिया है, अभी 11 दिसंबर तक होना है। अभी तक जनपद उन्नाव में हम लोगों ने डिजिटाइजेशन का काम 73.76% हम लोगों ने कर लिया है। उसमें हमारे ASD एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वोटर करीब 2,23,000 आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें मैपिंग का काम हम लोग तेज़ कर रहे हैं। मैपिंग में जो उसमें हमारे यहाँ अभी 2501 बूथ में से 305 कल शाम तक हमारे BLO ने 100% डिजिटाइजेशन का काम किया था। मैपिंग जहाँ जिन बूथों पे कम रही है उसके लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जनपद में हम लोग SIR के काम को 100% पूरा करें। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप सी न्यूज़ भारत के साथ।